साल 1923 तुर्की की स्थापना हुई। सेना को ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे ज्यादा फोकस देश को स्टेबल बनाने में था, मिलिट्री पावर को बढ़ाने में नहीं। लेकिन कुछ ही सालों में तुर्की टॉप मिलिट्री पावर में शामिल हो गया। आखिर कैसे हुआ ये सब, आइए शुरू से देखते हैं। जब 1923 आधुनिक तुर्की की स्थापना हुई तब देश की स्थिति आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उससे पहले सदियों तक राज करने वाले ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह टूट चुके थे। लगातार युद्धों ने देश को कमजोर कर दिया। अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी। लोगों के सामने कई चुनौतियां थी। ऐसे समय में नई सरकार के सामने एक ही बड़ा सवाल था, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उस समय तुर्की के नेताओं को पता था अगर देश को मजबूत बनाना है तो सिर्फ मिलिट्री पर पैसा खर्च करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए आने वाले कई दशकों तक देश में शिक्षा, प्रशासन, कानून और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया। पहचान बनाने की कोशिश की गई। हालांकि सुधार हो रहे थे लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही थी। 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस समय की बड़ी शक्तियां आपस में लड़ रही थी। तुर्की ने इस युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई और खुद को संघर्ष से दूर रखने की कोशिश की। इसका फायदा ये हुआ कि उन देशों जैसा यह पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने बाद देश में एक नया संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष था अमेरिका और सोवियत संघ का कोल्ड वॉर। अगर आपने सोवियत संघ वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। तुर्की की अहमियत पहले से कई ज्यादा बढ़ गई। इसका कारण था उसकी भौगोलिक स्थिति। तुर्की यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। उसके पास ऐसे समुद्री रास्ते थे जिन्हें रणनीति के रूप में बेहद बेहतर माना जाता है। यही वजह थी 1912 में तुर्की नाटो का सदस्य बन गया। नाटो में शामिल होने के बाद तुर्की को आधुनिक मिलिट्री ट्रेनिंग, नए हथियार और पश्चिमी देशों के साथ सहयोग का अवसर मिला। उसकी सेना पहले से कई अधिक संगठित और आधुनिक बनने लगी। अब तुर्की की सेना मजबूत हो रही थी लेकिन वो अपने हथियार खुद से नहीं बनाता था। टैंक, विमान, मिसाइलें और कई दूसरी तकनीकें विदेश से आती थी। शुरुआत में ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी लेकिन समय के साथ साथ यही तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। लेकिन 1974 में ऐसी घटना हुई जिसने तुर्की के नेताओं की सोच को बदल दिया। 1974 में साइप्रस नाम के द्वीप में एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। उस समय साइप्रस के ग्रीक और तुर्क समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया था। हालात इतने बिगड़ गए कि तुर्की ने अपनी सेना को साइप्रस भेज दिया। तुर्की का कहना था वहां रहने वाले तुर्क लोगों के लिए वो यह सब कर रहा है। लेकिन कई पश्चिमी देश इस फैसले से नाराज हो गए। इसके बाद अमेरिका समेत कुछ देशों ने तुर्की पर सैन्य प्रतिबंध लगा दिया और हथियारों की सप्लाई रोक दी। फिर तुर्की को एहसास हुआ अगर किसी दिन दूसरे देश हथियार देना बंद कर दे तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यहीं से तुर्की की असली यात्रा शुरू होती है। तुर्की ने फैसला किया कि उसे अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बनानी होगी। यह काम आसान नहीं था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश मिलिट्री टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे थे। दूसरी तरफ तुर्की को शुरू से शुरू करना था। 1980-1990 के दशक कई डिफेंस कंपनीज बनी। इंजीनियर को तैयार किया गया, रिसर्च पर निवेश बढ़ाया गया। दुनिया का ध्यान तुर्की की तरफ नहीं था। फिर 2000 का दशक आया। यहीं से तुर्की तेजी से बढ़ने लगा। सरकार ने डिफेंस सेक्टर को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया। लक्ष्य था विदेशी हथियारों पर निर्भरता का काम किया जाए। धीरे धीरे स्थानीय कंपनियां मिलिट्री सिस्टम विकसित करने लगी। कम्युनिकेशन सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल, डिफेंस इंडस्ट्री, मिलिट्री सिस्टम, कई तरह के आधुनिक उपकरण तैयार किए जाने लगे। लेकिन दुनिया की नजर अभी भी तुर्की की तरफ नहीं थी। फिर एक ऐसी तकनीक सामने आई जिसने पूरा खेल बदल दिया। यह तकनीक थी ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज ड्रोन शब्द सुनते ही बहुत लोगों के दिमाग में तुर्की का नाम आता है। तुर्की ने वर्षों भर इस तकनीक पर काम किया। कई बार असफलता मिली, कई बार प्रोजेक्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं चले, लेकिन प्रयास जारी रहा। फिर आया बैरक्टर ड्रोन। शुरुआत में बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया। इन कुछ ही वर्षों में यह दुनिया की सबसे चर्चित मिलिट्री ड्रोन बन गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कम लागत और प्रभावी प्रदर्शन। जिन देशों के पास अरबों डॉलर खर्च करने की क्षमता नहीं थी उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प बन गया। इसके बाद तुर्की की पहचान तेजी से बदलने लगी। सीरिया में हुए अभियानों के दौरान तुर्की ने अपने ड्रोन का इस्तेमाल किया। दुनिया ने देखा आधुनिक युद्ध में ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन असली चर्चा तब हुई जब काराबाग संघर्ष में अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोन का उपयोग किया। अब दुनिया तुर्की को नए नजरिए से देखने लगी। जो कभी दूसरे देशों से हथियार खरीदता था वही अब मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है। धीरे धीरे तुर्की की डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ने लगी। कई देशों ने उसके ड्रोन और मिलिट्री सिस्टम खरीदना शुरू कर दिया। इससे तुर्की की
ताकत भी बढ़ी और आर्थिक लाभ भी हुआ। यहीं से मिलिट्री इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ने लगी। जब कोई देश हथियार बेचता है तो उसे अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है। यह पैसा फिर रिसर्च, टेक्नोलॉजी और नए प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है। तुर्की ने भी यही किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बाद उसने नावल पावर पर ध्यान दिया। नए वर्शिप विकसित किए गए, समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया गया। इसके साथ साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी प्रगति हुई, नए सिस्टम विकसित किए गए। फिर तुर्की फाइटर जेट बनाने का सपना देखने लगा। किसी भी देश के लिए आधुनिक फाइटर जेट बनाना बेहद कठिन माना जाता है। इसमें वर्षों की रिसर्च, उन्नत टेक्नोलॉजी, भारी निवेश की जरूरत होती है, लेकिन तुर्की ने इस क्रिया पर भी कदम बढ़ाया। इसके अलावा उसने हेलीकॉप्टर, नावल प्लेटफॉर्म और कई आधुनिक डिफेंस सिस्टम पर काम जारी रखा। इससे देश की क्षमता मजबूत हुई। आपको सोवियत संघ वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच।